हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। ठीक है, आपा ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेटा क्लास 10th का मैथ, ठीक है, जिसका आपा आज 4 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है उसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपा क्या करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपा क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्या कहता है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में आप जब बोलते हैं ना, वो बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात। द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्वि का मतलब होता है बच्चे दो। क्या होता है? दो। घात का मतलब होता है बच्चे पावर। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? दो होगी, उसको आप क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कहता है देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल। इज ए पोलिनोमियल। अब आप कहोगे सर कि पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल जो आपका सेकंड चैप्टर था उसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं पोलिनोमियल से। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उसको देख सकते हैं, पहले वो देख लीजिए। अगर फिर भी मान लो आप इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सुनना, पोलिनोमियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, पोलिनोमियल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसके अंदर एल्जेब्रिक यूज हो, मतलब फॉर एग्जांपल जिसके अंदर प्लस माइनस गुणा भाग वाले सिंबल्स का यूज हो। ठीक है, और क्या, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म का यूज हो। एक या एक से ज्यादा टर्म का यूज हो। जैसे मान लो 2x+3, इसके अंदर 2x एक टर्म है और 3 क्या है? एक टर्म है। मतलब इसके अंदर कितनी टर्म आ गई बच्चे? दो टर्म आ गई। 2x खाली क्या है? एक टर्म है। एक टर्म हो, दो टर्म हो, या दो से क्या हो, ज्यादा टर्म हो। ठीक है, और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रही है ना, उनकी जो पावर होती है ना बच्चे, वो होती है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसको आप क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे आप? पोलिनोमियल बोल देंगे। तो कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? दो होती है। एक ऐसा पोलिनोमियल, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल यूज हो विद डिग्री कितनी? टू। उस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। और उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल यूज होगा, यानी अगर y है तो y ही यूज होगा, x है तो x ही हो जाएगा, मतलब x और y इकट्ठे यूज नहीं होंगे। ठीक है ना? तो एक सिंगल वेरिएबल यूज होगा और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना बच्चे, कितनी होगी? टू होगी। उसको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कहता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री टू। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कहता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। भाई दो सॉल्यूशन हो गए उसके, और होने भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना, उतने ही उसके क्या आएंगे? रूट्स आएंगे, मतलब उतने ही उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ऐसा लिखा x+5 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ जी सर, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ठीक है, एक पावर है तो इसका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो लीनियर इक्वेशन है, अब इसने बोला क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो यहां पे एक वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा? एक सिंगल वेरिएबल है। देखिए एक सिंगल वेरिएबल है, एक्स है ना? एक्स और वाई इकट्ठे नहीं है, मतलब क्या है? एक सिंगल वेरिएबल मान लिया अपन ने एक्स है, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इस इक्वेशन मैक्सिमम पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है? दो है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये कहता है इसके आंसर कितने आएंगे? एक्स के आंसर कितने आएंगे, मतलब एक्स के रूट्स कितने आएंगे? बेटा जितनी इसके अंदर इसकी पावर है ना, कितनी पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? दो। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? दो ही, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे सर कम का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैंने आपको ऐसा लिखा x² + 5, बच्चे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 है, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 पावर नहीं होनी चाहिए, या 5 पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से कम वाला यानी x एक पावर वाला है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायरिंग प्लस में कितना है? 5। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप कहोगे सर एक्स की पावर 2 तो यूज तो हो रही है। नहीं बेटा, x की पावर 2 यूज तो हो रही है इसके अंदर, लेकिन उससे भी बड़ी पावर आ गई, मतलब 3 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है।
ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। इसलिए कहता है अब इसके अंदर अगर वो कहता है इसके रूट्स यानी इसके आंसर कितने आएंगे, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, तो बच्चे इसके अंदर जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही आंसर आएंगे। अगर इसके अंदर पावर कितनी है, 3 है, तो इसके आंसर कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसके अंदर अगर मान लो कितनी पावर है, 2 है, तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे। इसके अंदर भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो उसके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल के 2 होनी चाहिए। बच्चे अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन यानी उस वेरिएबल के कितने आंसर हो गए, 2 ही आंसर हो गए। क्लियर है। तो चलते बेटा, अब कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अभी कैसे ना कैसे तो आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास आता है बच्चे बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। जहां पर x ये जो a होता है ना वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया, सुनो, अगर ये 0 हो गया, मान लो अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, अगर ये 0 आ गया तो 0 तो एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा। अगर खत्म कर दिया तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बच गया, ठीक है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना रही है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। क्लियर है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर जो x का कोएफिशिएंट होगा ना, x का कोएफिशिएंट होता है b, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी उसके सामने है उसको क्या बोलेंगे आप, a बोलेंगे। x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट उसको a बोलेंगे, और x का कोएफिशिएंट उसको b बोलेंगे, और बचा हुआ c यानी जिसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल के सपोर्ट नहीं है उसको आप क्या बोलेंगे, c बोलेंगे, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब चलते हैं आप कि भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में क्या है बच्चे, सी है। क्लियर है। अब कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी, अब इसको ना सोल्व करने के मतलब इसके रूट्स निकालने के क्या क्या आपके पास मेथड है। तो आप कहोगे सर जो पहला मेथड है ना वो होता है मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा बच्चे, दूसरा मेथड है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको उसी के फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। यानी उसी के नाम से एक फॉर्मूला है जिसको मैं यहां बता देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चे, 2a आ जाएगा। इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी हेल्प से मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, इसके रूट्स फाइंड आउट करूंगा, मतलब इसको मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। अच्छा, एक मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, भाई दोनों मेथड है, दोनों मेथड को आप 1 बाय 1 सीखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे देखो, कहता है पहले आप सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो आप मेथड यूज कर रहे हैं पहला, इसको सोल्व करने के लिए बच्चे, तो वो मेथड आप यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे पहला रूल यही है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 2 है, मतलब जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं है, तो यहां 2 है ना। अब इस कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे, जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो आप कहोगे सर 2 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 6 है, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, यानी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो भाई 2 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 6 के साथ, मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोच बच्चा, ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे, जिनको मल्टीप्लाई करे आपस में, तो वही नंबर आए जो यहां आया है, जो यहां आया। अब यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया, तो 12 आया है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी गुणा करे तो क्या आए, 12 आए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इनका रिजल्ट क्या है, 12 भी है ना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आएगा। तो ऐसे आपको दो नंबर सोचने हैं जिनकी गुणा करे तो जो यहां नंबर बना है वही बने। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बना है, 12 बना है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करे तो 12 आए। लेकिन कहता है जो नंबर आपने सोचे हैं उन दोनों को बच्चे चाहे कर ले तो प्लस आपस में, चाहे उनको क्या कर ले, माइनस कर ले, यानी चाहे ऐड कर चाहे क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर। लेकिन जो कोफिशिएंट बनना चाहिए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का कोफिशिएंट कौन है, आप कहोगे सर कुछ है ही नहीं। कोफिशिएंट का मतलब बेटा जो उसके सामने गुणा में है, उसके सामने जो है उसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे। तो आप कहोगे सर इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना बच्चे, क्या है, 1 है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी गुणा करे
तो क्या आए 12 आए। और जो आप सोच रहे हो उनकी आपस में चाहे उनको जोड़ो चाहे घटाओ, यानी ऐड करो चाहे करो सब्ट्रैक्ट, आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब एक्स का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 है। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनकी गुणा करे तो 12 आए, और उन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ यानी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बच्चे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर इतना क्या सोचना है, सुनना, आप कहोगे सर 12 और 1 मैंने ऐसे दो नंबर सोच लिए जिनकी गुणा करता हूं तो क्या है 12 है, आ रहा है 12, बिल्कुल ठीक है भाई 12 तो आ रहा है। लेकिन मैंने कहा जो नंबर आपने सोचे, आपने मान लो 12 और 1 यही सोचा ना, इन दोनों नंबरों की क्या की गुणा की तो 12 तो आ रहा है, ठीक है भाई। लेकिन बेटा इन दोनों नंबरों को जो आपने सोचे हैं इनको जोड़ो या घटाओ, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का ऑप्शन क्या है, 1 है, तो ये 1 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं बेटा, 12 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 13, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया 11, ना तो मेरे 13 काम का और ना मेरे 11 काम का, मेरे को क्या चाहिए था बच्चे, मेरे को चाहिए था 1, कितना चाहिए था बेटा 1 चाहिए था, क्लियर है। तो भाई ना तो मेरे ये 13 काम का, ठीक है, ना मेरे 11 काम का था, मेरे को चाहिए था 1। तो भाई ये दोनों जो नंबर आपने सोचे हैं वो कर दिया आपने रिजेक्ट, क्या कर दिया बच्चे, रिजेक्ट कर दिया, क्लियर है। उसके बाद कोई और नंबर सोचते हैं। अब आप कहोगे सर 6 और 2 भी तो ऐसे दो नंबर है जिनको अगर आप गुणा करते हैं 6 और 2 को तो रिजल्ट कितना आता है, 12 आता है। सर 12 आ रहा है जो आपने कहा था, ठीक है भाई 12 तो आ रहा है, लेकिन सुनो जो आपने दो नंबर सोचे हैं ना बच्चे, इनको जोड़ो या घटाओ। अब जोड़ने पर 6 और 2 जोड़ा या घटाओ, आपस में घटाओ, इनको जोड़ने पर आपका नंबर कितना आया 8, और इनको आपस में माइनस करने से कितना आया 4, ना तो मेरे 8 काम का और ना बच्चे मेरे 4 काम का, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था 1, क्लियर है। तो मैंने ये दो नंबर भी क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए भाई, ये भी काम के नहीं है पढ़ने। कोई डाउट है तो बोल ना, है क्या कोई डाउट नहीं। तो आप कहोगे सर ये भी काम के नहीं है, ये भी काम के नहीं, कोई और सोचो, मिलेगी जरूर मिलेंगे। तो आप कहोगे सर जब मैंने इतना सोचा तो मेरे को ना एक नंबर मिले, कौन से मिले, 3 और 4, देखो 3 और 4 देखिए, क्या ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करते हो तो क्या आता है 12 आता है, देखिए 3 और 4 करो। यहाँ पे कितना था आपके पास 6 था ना, 6 की और 2 से गुणा किया आपने, ठीक है, यानी कांस्टेंट रकम की सबसे पहले किसके साथ गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, यहां आपने गुणा किया तो आपके पास रिजल्ट आया था, ठीक है। और आपका एक्स का कोएफिशिएंट क्या था, एक्स 1 था, तो आपको ये वैल्यू चाहिए थी, एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था, गुणा करे तो क्या चाहिए 12 चाहिए था। अब आप 3 और 4 सोचते हैं, 3 और 4 की गुणा करो बच्चे, 3 और 4 की गुणा की तो कितना आ गया 12 आ गया, 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया 7 आ गया। अगर इनको माइनस करोगे 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, आ रहा है ना एक, कोई भी एक काम करो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। आप कहोगे सर 3 और 4 ऐसे दो नंबर है जिनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे को 12 मिल रहा है, मैंने जोड़ा तो 7, ये तो मेरे काम का नहीं था, लेकिन मैंने बोला चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, यानी चाहे ऐड कर चाहे क्या कर सब्ट्रैक्ट कर। जब इनको सब्ट्रैक्ट कर दे 4 में से 3 गया कितना आ गया 1, मेरे को यही तो चाहिए था एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 1 है, तो काम बन गया भाई अपना, ठीक है। तो अपने को 3 और 4 ऐसे दो नंबर मिल गए जिनकी गुणा जब आपने की तो कितना आ रहा था बच्चे, कितना आ रहा था 12 आ रहा था, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स का कोएफिशिएंट यानी 1 वो बन रहा था आपके पास। अब आपको ये दो नंबर मिल गए भाई, जब आपके दो नंबर ये मिल जाते हैं उसके बाद पहली रकम और ये जो लास्ट वाली है बिल्कुल एज इट इज लिख दो। 3 और 4 सोचे ना आपने, कहीं भी आगे पीछे लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी चाहे 4 आगे लिख दे चाहे 3 पीछे लिख दे, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, आगे पीछे आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक्स में क्वेश्चन है तो इनको एक्स दे देते हैं, ठीक है। अब आती है इनको साइन देने की बारी, भाई इनको कौन किसको मैं प्लस का करूं किसको मैं माइनस का करूं। देखो नॉर्मल बच्चे साइन दे लेते हैं, ठीक है, ऐसा सोच के कि भाई ये किसका आना चाहिए माइनस का, ये किसका आना चाहिए प्लस का आना चाहिए, ताकि दोनों मिलके वापस क्या बना दे माइनस का एक्स बना ले, ठीक है ना। 60-90% बच्चे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 10% बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपने कुछ स्टोरी बनाई है, ठीक है, तो आप उसको अगर करोगे यही बिल्कुल सेम स्टोरी मैंने बच्चे आपको पोलिनोमियल चैप्टर में करवा रखी है 2.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी 4th चैप्टर में भी फैक्टर करने अपने को तो अपने को रिपीट करनी पड़ेगी भाई। तो चलो सुन लो भाई, एक बार है ना बच्चा, एक बार एक राजा था, साइन देने की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको भाई। एक बार है ना एक राजा था बच्चे, अब उसके ना दो बेटे थे, कितने बेटे थे, दो बेटे थे, ठीक है ना। एक बड़ा बेटा था और एक क्या था, छोटा बेटा था,
ठीक है, दो बेटे थे बेटा। अच्छा, अब राजा है ना, जब है ना डेथ के करीब हुआ, यानी मरने वाला हुआ, तो राजा को ना कुछ चिंता होने लगी। भाई मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी पर किसको बैठाऊं? ठीक है, भाई कौन अच्छे से राज्य को संभाल सकता है? ठीक है, तो उसने ना, और राजा के पास क्या होता है बेटा, मंत्री होते हैं। तो राजा ने ना अपने मंत्री को बुलाया, राजा ने अपनी सिचुएशन बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो मंत्री आया उसने बोला कि राजा, सोचने कोई वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे बाद तेरी गद्दी पर तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा। कौन सा बैठेगा? बड़ा बेटा ही बैठेगा। तेरी गद्दी पर कौन बैठेगा? बड़ा बेटा बैठेगा। पर राजा ने कहा भी छोटे का क्या करे? उसने बोला छोटे को ऐसा कर, छोटे को मंत्री बना दे। राजा बोला ठीक है, छोटे को मंत्री बना देंगे, बड़े को क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। क्योंकि मंत्री ने बोला तेरी उत्तराधिकारी, तेरी गद्दी का जो वारिस है वो बड़ा बेटा ही है। और ऐसे ही चलते आता था, ऐसे सदियों से चल रहा था कि भी राजा के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठता था? उसका बड़ा बेटा यानी उत्तराधिकारी, उसको मानते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ती गई तो पिता की संपत्ति में दोनों का अधिकार होने लग गया। ठीक है, पर राजा ना उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने फिर अपने यही बात अपने दूसरे मंत्री को बताई। पर दूसरा मंत्री बोला, क्या बोला सुनना, दूसरा मंत्री बोला बेटा तू, सॉरी, दूसरा मंत्री बोला राजा को, राजा तू राजा तो एक बाद में है, पहले इन दोनों बच्चों का क्या है? पिता है। और पिता के लिए दोनों ही बेटे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों को राजा घोषित कर दे, दोनों को क्या कर दे? राजा घोषित कर दे। भाई सहमति से दोनों मिलके राज्य को चला लेंगे। क्लियर है? अब एक मेरी बात एक सुनना बेटा, मेरी बात सुनना पहले। आपने अगर स्टोरी देखी हो या कहानियां देखी हो, तो यहां मान लो आप राजा की गद्दी है, ठीक है, और यहां मान लिए उसकी इसकी गद्दी है बेटा, ये मंत्री की गद्दी है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बैठे होते हैं सभा के अंदर काफी मंत्री। ठीक है, अब मंत्री की गद्दी छोटी गद्दी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी गद्दी है। ठीक है, तो कहता है, अब मेरी बात सुनना, जो पहला मंत्री आया था उसने राजा को सलाह दी थी तेरी गद्दी पर तेरा बड़ा बेटा बैठेगा, छोटे बेटे को क्या बना दे? मंत्री बना दे। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, किसी कारण से बड़ा बेटा नहीं आया, किसी कारण से वो नहीं आया, तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये छोटा जो कि मंत्री बना हुआ था पहले मंत्री की सोच के अकॉर्डिंग, ये जो छोटा बेटा यहां बैठा है, क्या वो उठकर इस गद्दी पर जाकर बैठ कर राज्य को चला सकता है? तो आपको सर बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भले ही वो उसका भाई हो, सगा हो, लेकिन वहां पर क्या है? वो एक मंत्री है। ठीक है, अगर किसी राजा कारण से ये राजा नहीं आया, मतलब बड़ा बेटा नहीं आया, तो छोटे वाला जो पहले मंत्री की सोच के अकॉर्डिंग जो जिसको मंत्री बनाया गया था, वो काम काज तो संभाल सकता है सारा, क्योंकि उसके पास पावर है, लेकिन वो राजा की गद्दी पर जाकर नहीं बैठ सकता। क्लियर है? अच्छा, अब सुनना, जो दूसरा मंत्री आया था जिसने राजा को सलाह दी थी, उसने बोला कि राजा, तू राजा तो बाद में, पहले इन दोनों बच्चों का क्या है? पिता है, और पिता के लिए दोनों बेटे बराबर है, दोनों को राजा घोषित कर दे। अब सुनना, अब दोनों भाइयों को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया, बना दिया गया। अब किसी कारण से मान लो वो सहमति से बैठ रहे हैं, ठीक है, भाई मान लो छोटे वाला, मान लो यहाँ बैठ गया किसी रीजन से, ठीक है, कभी, और कभी क्या बैठ गया? बड़े वाला बैठ गया। ठीक है, वो अपनी सहमति से चला रहे राज्य को। अब किसी रीजन से मान लो जो दोनों राजा घोषित कर दिए गए थे, किसी रीजन से एक उनमें से नहीं आया, तो दूसरे के पास अधिकार है, क्योंकि वो भी क्या है? राजा है, तो वो उस गद्दी पर जाकर बैठ सकता है और कामकाज को संभाल सकता है। संभाल तो वो यहां भी सकता है, लेकिन वो गद्दी पर जाकर भी बैठ सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है अब इस गद्दी का। ठीक है, अब अच्छा, पहले जो सोच होती थी ये होती थी कि भाई हाँ, राजा की गद्दी पर है ना, या पिता की संपत्ति में जो अधिकार था वो सिर्फ किसका होता था? सिर्फ बॉयज का होता था, लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई तो आजकल बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार मिलता है। ठीक है, आज की सोच के अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो आप ये कहोगे सर कि ना पिता की संपत्ति में सबका अधिकार है, ठीक है ना, बेटी हो चाहे बेटे हो। ठीक है, और आप जो अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, उसको आप ये बोल देते कि बंदे की क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है। जो गलत बोलता है, गलत सोचता है, उसको आप क्या बोलते हैं? बंदे की क्या है? नेगेटिव थिंकिंग है। अब आज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को बताइए, पहले मंत्री की सोच अच्छी थी या दूसरे वाले की? क्योंकि पहले मंत्री तो ये पहले वाले मंत्री ने तो यही कहा था कि राजा तेरी गद्दी पर तो तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा, लेकिन दूसरा वाला मंत्री आया, वो बोला तू राजा तो बाद में, पहले क्या है? पिता है, और पिता के लिए दोनों बेटे बराबर है, दोनों को ही क्या कर दे? राजा घोषित कर दे। ठीक है, तो आप कहोगे सर है ना दूसरे वाले मंत्री की सोच अच्छी है,
ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना बेटा, करेक्टर समझ में आए आपको? ठीक है, अब सुनो, जो यहाँ यूज होता है ना, ये वाला सिंबल यूज होता है, इसको आप बोलते हैं मंत्री। क्या बोलते हैं? मंत्री। ठीक है, और ये होता है राजा। क्या होता है बेटा? राजा। और ये उसके क्या है? दो बेटे होते हैं, ये दो बेटे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और ये उसकी गद्दी, क्या है? उसकी गद्दी है, ये उसकी संपत्ति है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मंत्री कौन सा है? नेगेटिव वाला, नेगेटिव थिंकिंग वाला है, यानी पहले वाला मंत्री आया है, इसने इस राजा को सलाह दी कि भी तेरी गद्दी पर किसका अधिकार है? तेरे बड़े बेटे का अधिकार है, चाहे वो आपने आगे पीछे कैसे भी लिख रखा हो। नेगेटिव वाला मंत्री आया तो उसने दोनों को इक्वल नहीं रखा था। नेगेटिव थिंकिंग वाला उसने कहा तेरी गद्दी पर तो तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा। तो बताओ, ये था मंत्री नेगेटिव थिंकिंग वाला, इसने इस राजा को सलाह दी तेरी गद्दी का वारिस कौन है? तेरा बड़ा बेटा है, यानी ये साइन किसके पास जाएगा? बड़े के पास जाएगा, चाहे वो आपने आगे पीछे कैसे भी लिख रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब क्या है, ये साइन किसके पास जाएगा? बड़े के। बड़ा कौन है? 4 है, तो इसके पास आ गया। और दूसरे को क्या बना दिया था? मंत्री। मतलब दोनों को सेम नहीं रखा ना। अब यहां पे ये गद्दी तो इसके पास मिल गई, ठीक है, दूसरी गद्दी कौन सी थी आपके पास? मंत्री। एक राजा की गद्दी थी, एक मंत्री की गद्दी थी, ऐसे अपने पास एक साइन पॉजिटिव और एक साइन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव वाले मंत्री ने दोनों को बराबर नहीं रखा था। अगर ये इसके पास माइनस का आया है तो इसके पास किसका आएगा? प्लस का। अगर इसके पास प्लस का है तो इसके पास किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि नेगेटिव मंत्री ने बोला था कि भाई दोनों को बराबर नहीं रखना है। ये जो गद्दी है वो किसको मिलेगी? बड़े को मिलेगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे आता साइन प्लस का, यानी प्लस की थिंकिंग वाला मंत्री आता, उसने क्या बोला था? राजा तेरी गद्दी पर तो दोनों का अधिकार है। मतलब अगर यहाँ ये प्लस का होता तो जो इसके पास साइन होता ना वो दोनों के पास चला जाता, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है भाई? तो ऐसे साइन दे लोगे बच्चे आप। ठीक है, तो सुनना, अगर आपने अब साइन भी दे लिए, अब एक चीज मेरे को बताओ, जब आप इन दोनों को एक बार अलग सोचना और इन दोनों को अलग सोचेंगे, जब इन दोनों को सोचेंगे, इन दोनों को देखो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 3 आ रहा है, 3 की टेबल में दोनों जा रही है। ठीक है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया बच्चे, 3x कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 कॉमन, 3 दूनी 6, एक एक्स गया तो क्या बच गया? एक एक्स बच गया। क्लियर है? अब अच्छा, 3 एकम 3, 3 तो जा लिया ना, तो एक एक्स भी जा लिया, खाली जगह बच गई तो उसको क्या आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे सर माइनस का निशान कॉमन आ रहा है, माइनस का निशान कॉमन निकाल ले भाई। माइनस का निशान आ गया, 2 की टेबल में 4 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, तो 2 भी कॉमन आ गया, यानी माइनस का 2 निकल गया। जब माइनस का निशान कॉमन निकलता है तो बेटा दोनों के साइन पलट जाते हैं, मतलब ये माइनस का तो किसका होगा? प्लस का हो गया, और ये माइनस का तो ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब 2 कॉमन निकाला, इसका मतलब है 2 से इसको भी भाग कर दे, इसको भाग करेगा, यानी 2 दूनी 4, 2 आ गया। ठीक है, x तो एज इट इज है क्योंकि x कॉमन नहीं था। ठीक है, अच्छा, माइनस गया तो किसका आ गया बच्चे? प्लस का आ गया, 2 गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। कोई डाउट है तो बोलो भाई। तो आप इसके ऐसे फैक्टर कर लोगे भाई। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर इन दोनों ब्रैकेटों में अगर आपका कोई भी थोड़ा सा भी चेंज है, चाहे वो साइन का ही चेंज क्यों ना आ रहा हो, तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है, आप उसको जाके पीछे दोबारा एक बार चेक कर लेना। तो इन दोनों, ये अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है बच्चे, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट आप लिख लेंगे, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिखो 2x + 1, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लो। ठीक है, और एक ब्रैकेट इनटू में बना दो, जो भी इसके सामने और इसके सामने एक ब्रैकेट में, इसके सामने क्या है? 3x है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो। इसके सामने क्या है? माइनस का 2 है, उसको एक अलग से ब्रैकेट में इनटू में लगा के लिख दीजिए। तो ये जो इस इक्वेशन थी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकाल दिए? फैक्टर निकाल दिए। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए भाई फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? अब अपने को इसके क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। और इसके जीरोस मतलब ऐसी वैल्यू जो आप इस इक्वेशन में रखोगे और इस पूरे को क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे, उसको आप बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। ये तो फैक्टर हो गए, इसको आप फैक्टर बोलते हैं। अब अपने को निकालने हैं जीरोस, यानी इसके रूट्स बोल देते हैं आप। तो अब निकालेंगे इसके रूट्स। ठीक है ना, अब आप बोल देंगे 4 जीरोस बोल दो या रूट्स 4 जीरोस। जीरोस के लिए बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेटों को किसके इक्वल रख लेंगे? जीरो के। 2x + 1 = 0, एंड इसको भी बेटा जीरो, उसके जीरो के इक्वल रख लो। 3x - 2 = 0, इसको भी आपने क्या रख लिया? जीरो के इक्वल रख लिया। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए बच्चे। जिसकी भी आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, उसके प्लस माइनस वालों को सबसे पहले हटाओ।
तो आप कहोगे सर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसके कोई प्लस माइनस में? हाँ जी ये रहा। गुणा या भाग वालों को नहीं, सबसे पहले प्लस माइनस वाला को हटाओ। सर प्लस में ये रहा 1 है, इसको बेटा उठा के दूसरी तरफ ले जा, तो तेरे पास आ गया 2x। ये प्लस का इस तरफ जाके इसका हो गया बच्चे माइनस का हो गया। क्लियर है? अच्छा अब सर प्लस माइनस वाले हट गए, उसके बाद आप गुणा या भाग वाला को हटाओ, यानी इनटू और डिवाइड वाला को हटाओ। अगर कोई वैल्यू इनटू में है तो कहां चली जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। क्लियर है? और डिवाइड में होते तो इनटू में चला। अब ऐसे ही करो बेटा, x की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसके जो माइनस में उस तरफ जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। देखना प्लस का हो गया। अब गुणा में है तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा 3, तो आ गया भाई 2/3। तो आपके पास बच्चे x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1/2 और एक आ गया आपके पास 2/3। ये आपा ने इसके क्या निकाल लिए? रूट्स निकाल लिए, जिसको आपा जीरोस भी बोल देते हैं। क्लियर है? ये यहां तक जब आपा ने लिखे, इसको आपा क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो आपा ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर भी बना लिए और जीरोस भी निकाल लिए। देखो दो वैल्यू आई है ना, क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी थी? डिग्री कितनी थी? वेरिएबल की पावर कितनी थी, जिसको अपन डिग्री बोलते, कितनी? 2 थी। तो इसके 2 ही आंसर हो गए। कितने आंसर हो गए? 2 ही आंसर हो गए, जो कि आज के। ठीक है, तो बच्चे ये था इसका आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब आप चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। देखिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आप, पहला मेथड था आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता? सुना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में होता 2a। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ना बेटा, इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप कैपिटल डी से बोल सकते हैं, कैपिटल डी भी बोल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डी भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई अब सुनना, जो ये डी है ना, ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसके ऊपर है ना, इसको हिंदी में बोलते विविक्तर। क्या बोलते हैं बच्चा? विविक्तर। विविक्तर ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको आप यूज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब बेटा अब क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स मतलब जो इसके आंसर आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, उनका नेचर कैसा है। भाई देखो, इसको सोल्व करने से पहले में उसका नेचर बता देंगे आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, कि भी उसका नेचर कैसा है, आने वाले कैसे, यानी दोनों अलग अलग आएंगे आंसर, या दोनों सेम आएंगे, या आए ही नहीं गए, मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा। अब जब भी नेचर फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ पॉसिबल देन फाइंड। तो सबसे पहले बेटा नेचर फाइंड आउट करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जब आपको नेचर निकालना हो तो आप डिपेंड रहेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। देखना ये d की वैल्यू क्या थी बेटा, ये कहता है नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी कब आएगी बच्चे? जब पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो आप ये बोल देंगे कि जो इक्वेशन है उसके दो यानी 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग क्या हो गए? रियल रूट हो गए। क्लियर है? अच्छा, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके दो इक्वल क्या हो गए? रूट हो गए। क्या हो गए? दो इक्वल रूट हो गए। ठीक है ना, रियल रूट बोलते हैं। एक आता है इमेजिनरी रूट, जो कि आपका +1 कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसके दो अलग अलग आंसर आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उसके सेम रूट होंगे। सेम का मतलब जो भी आंसर आए ना बिल्कुल सेम आएंगे। कैसे? मान लो x की वैल्यू अगर 5 आई है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? 5 होगी। अगर x की वैल्यू मान लो हाफ आई है तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी? हाफ होगी। मतलब इसको आप बोलते हैं सेम, सेम रूट्स, इक्वल रूट। और डिस्टिंक्ट अलग अलग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक x की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरी वैल्यू कुछ भी मान लो, चाहे -1 ही क्यों ना हो, तो ये अलग अलग है ना, सेम नहीं है। ठीक है, या फिर x की वैल्यू एक 7 आ गई तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 6 हो जाएगी। एक x की वैल्यू 0 आ गई तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ, कुछ भी आ गई, मतलब अलग अलग होगी। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है d, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी माइनस की कोई भी वैल्यू आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप सोल्व करते हो तो जो उसका रिजल्ट है वो जीरो से छोटा आता है, मतलब माइनस का आता है, तो आप कह दोगे नो रियल रूट। क्या कह दोगे? नो रियल रूट। उससे आगे आपको सोल्व नहीं करना, ठीक है ना। वो रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी हो गए, जो कि अभी आपके 10th क्लास में नहीं है, वो +1 में आएंगे। तो आपको सिर्फ रियल रूट ही फाइंड आउट करने हैं। तो कहता है अगर डी की वैल्यू बेटा जीरो से बड़ी आती है, यानी पॉजिटिव आती है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, या आप ऐसे बोल सकते बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा आता है तो उसके दो अलग अलग रूट्स हो गए, ठीक है, रियल रूट। अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो 2 इक्वल रूट हो गए। अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी आती है, मतलब नेगेटिव में आती है, तो आप कह दोगे नो रियल रूट। क्या कह दोगे? नो रियल रूट। उसका कोई भी आंसर नहीं होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी तो हो गए, वो तो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आप करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो सुनना बेटा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आप इसको कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है बच्चे? सी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 6, क्योंकि एक्स के सामने क्या होता है? ए, और इसमें क्या है? 6 है, तो ए की वैल्यू होगी 6। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी होता है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन है? इसमें कौन है? -1 है, तो बी की वैल्यू आ गया आपके पास -1। और बचा हुआ जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको आप सी बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? -2 विद साइन लेनी है भाई, तो माइनस का 2 आ गया। सबसे पहले बेटा ए बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद में आपको करना क्या है? उसके बाद में आपको ये देखना है कि जी इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैसा आएगा, मतलब अपन नेचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? डिस्क्रिमिनेंट की। तो मैं क्या सोल्व करूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सोल्व करूंगा। करना इसका बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बच्चे बता? बी की वैल्यू है -1। क्या है बच्चे? -1, तो लिख दोगे -1 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले में बी स्क्वायर -4, ए कितना है बेटा? 6 है। बी स्क्वायर -4 ए, सी कितना है? देखिए सी, सी है -2, रख दीजिए। देखो बेटा किसी भी चीज की अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो हमेशा आंसर कितना आता है? पॉजिटिव का आता है। और 1 की स्क्वेयरिंग कर लो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस किसका होगा? प्लस हो गया, ठीक है। 6 24 और 24 दूनी कितना हो गया भाई? 48 हो गया, यानी कितना आ गया? 48 आ गया। अच्छा ये दोनों सेम साइन है तो रकमें जुड़ेगी, जुड़ने के बाद 48 और एक कितना हो गया? 49 हो गया। निशान हमेशा बढ़ेगा, बड़ा कौन है? 48 है, इसके सामने प्लस का निशान है, तो आपको यहाँ प्लस का दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपके पास आ गया 49 विच इज ग्रेटर देन 0। विच इज ग्रेटर देन बेटा 0, जीरो से बड़ा है ना। अगर ये जीरो से बड़ा है तो आप ये कह सकते हैं इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी इक्वेशन के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इसके रियल रूट तो हो गए लेकिन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना। यानी दो अलग अलग आंसर आएंगे, आंसर तो आएंगे लेकिन क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। अपन इसका नेचर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई? आप इसको फाइंड आउट करेंगे। इसने बोला इफ पॉसिबल, पॉसिबल तो है ना, ठीक है ना। डी की वैल्यू 0 आए तो भी पॉसिबल है, तो भी आप रूट्स निकाल लेंगे। पर कंडीशन क्या है भाई? उसके अंदर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। अगर 0 से बड़ी आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अलग अलग आंसर आएंगे। 0 आती है तो सेम आएगी, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट, क्वेश्चन वहीं समाप्त। अब इसके अंदर तो आंसर आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया, तो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी अलग अलग आंसर होगे, पर होगे तो अगर होगे तो उसको फाइंड आउट करना है। तो करें भाई, तो आप किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो लिख लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, लिखिए x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस, देखना क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में कितना था बेटा? 2a था। क्लियर है? अच्छा भाई अब x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी? देखिए पिछले क्वेश्चन में देखिए b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी सर -1। क्या थी? b की वैल्यू -1 थी, ठीक है। तो रख दोगे, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है भाई। b की वैल्यू क्या थी? -1 थी, तो रख लेते हैं b की वैल्यू। देखो
ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, बी की वैल्यू है बेटा -1 रख लो, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट अभी आपने देखा ना 49 आया था ना 49, तो अपन यहां रख लिया। डिवाइड में आएगा 2a। अब a देखिए, a क्या, a की वैल्यू क्या थी, देखो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू कितनी थी बेटा 6 थी, ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो यहां रख दीजिए भाई, a की वैल्यू कितनी थी 6, 2a यानी अपन ने रख दिया 6। अब इसको सोल्व कीजिए, x माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया, प्लस माइनस। अब आपको पता है ना 49 है, रूट के अंदर है, रूट किससे डरता है, 2 पावर से डरता है, तो 49 यानी 49 को मैं 7 की स्क्वायरिंग लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप इस यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 का क्या लिख दूंगा मैं, इसको स्क्वायर लिख दूंगा, तो 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12 आ गया। तो कोई डाउट है तो बोलिए भाई इसमें, यहाँ तक कर लोगे, इसने रूट कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आ गई 1 प्लस में, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 7 आ गया, और डिवाइड में कितना था बेटा 12 था। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे बेटा दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का है, एक बार एक साइन को ले लो और दूसरे को छोड़ दो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखना, एक बार माइनस वाले साइन को छोड़ दो, 1 प्लस में 7 डिवाइड में 2, बाकी सारा सेम, और एक बार क्या करना है, ऊपर वाले साइन को छोड़ दिया, यानी प्लस वाले को छोड़ दे, तो आप लिखेगा 1 माइनस में 7 डिवाइड में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको सोल्व करो भाई। अब देखो निशान सेम है, तर्क में जुड़ेंगे, 7 और 1 कितना हो गया, सॉरी नीचे क्या था 12 था ये, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 बटे में कितना आ गया 12 आ गया, और यहाँ पे निशान लगे तर्क में घटेगी, 7 में से 1 गया 6, निशान हमेशा बढ़ेगा यानी माइनस का आ जाएगा, बढ़ाइए ना, और नीचे 12 है। अब इसको कट कर दीजिए, किस पे गया 4 पे जा रहा है, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 तीन कितना हो गया बेटा 12, और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी इसका माइनस का 1/2। तो बेटा यहां से भी आपके देखिए दो आंसर आए और दोनों के आगे अलग अलग आ गए, इनका नेचर तो अलग अलग आएंगे, मैंने पहले ही पता कर लिया। कैसे पता किया था बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाला यानी डिस्क्रिमिनेंट को निकाला, और वो वैल्यू क्या आ गई थी, 0 से बड़ी आ गई थी, तो हमने कह दिया इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी इक्वेशन के दो अलग अलग आंसर आएंगे। क्लियर है। तो अपने ये दो मेथड थे बेटा, इसके अंदर क्या था, एक आपके पास क्या था फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आपने कर लिया, दूसरा आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, वो भी आपने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, इसकी 4.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा भाई।